नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम चर्चा कर रहे थे बाल मनोविज्ञान, और ये बाल मनोविज्ञान का 5वां भाग है, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कशन करेंगे वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। यदि आपने उसे ना देखा हो तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है विकास और वृद्धि के बारे में वो क्लियर हो जाए। तो फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं कि वृद्धि या वृद्धि का जो अर्थ होता है वो बहुत संकुचित होता है, और जो विकास का अर्थ होता है वो व्यापक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वृद्धि विकास का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका विकास, और ये जो छोटा सा पार्ट आ गया इसमें ये है वृद्धि। तो इसमें विकास के अंतर्गत समग्र परिवर्तन आ जाता है। देखिए, जैसे नीचे भी मेंशन किया गया है कि जो वृद्धि उसमें केवल शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और जो विकास है उसमें समग्र परिवर्तन आते हैं। अब देखिए, चूंकि विकास में समग्र परिवर्तन आते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है, इसका जो अर्थ होता है, काफी व्यापक हो जाता है। लेकिन वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन आते हैं। जैसे समग्र परिवर्तन के अंतर्गत आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषा, ये सारे परिवर्तन इंक्लूड हो गए। लेकिन जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो केवल शारीरिक परिवर्तन ही आएंगे। तो इसलिए जो वृद्धि का अर्थ होता है काफी संकुचित होता है, और इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही आते हैं, जबकि विकास के अंतर्गत समग्र परिवर्तन आते हैं, और जिसके कारण इसका जो स्वरूप होता है, इसका जो अर्थ होता है वो काफी व्यापक होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट करी हैं यहाँ पे, ये सब आपस में अंतर संबंधित हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अब यही देख लीजिए कि चूंकि वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है, इसीलिए इसमें हमें केवल संरचनात्मक परिवर्तन ही देखने को मिलता है। जैसे शारीरिक परिवर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? शरीर के भार में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है। या फिर अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, उसका मोटापा या पतला होना, या फिर वो हट्टा कट्टा है, ये सब हम किस आधार पे बता पाते हैं? उसकी शारीरिक संरचना को ही देखकर हम बताते हैं ना। तो इसलिए चूंकि शारीरिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें केवल संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जबकि जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ कार्यात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। उसमें कार्यात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। अब ऐसा ही इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है जो कि 9 या 10 वर्ष का हो गया है। अब उसे जन्म के बाद से, या उसमें जन्म के बाद से ब्रॉड लेवल पर शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे उसकी लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उसे संज्ञानात्मक परिवर्तन भी काफी व्यापक रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि उसके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, भाषा विकास होता है, सही गलत को समझ कर पाता है, यहाँ तक कि सामाजिक संबंधों को समझने लगता है। साथ ही साथ जब उसकी मांसपेशियों में परिपक्वता आती है तो बच्चा चलने फिरने भी लगता है। जैसे अगर पैर की मांसपेशियों में अगर वो परिपक्व नहीं होंगी तो बच्चा चल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण एक और है, जो कि कहावत है हमारे यहाँ कही जाती है कि अकल बढ़िया भैंस। तो ये कहावत इस कॉन्सेप्ट पे एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि यहाँ पर जो भैंस की संज्ञा दी गई है वो शरीर की संरचना को व्यक्त करता है, जबकि जो अकल है उससे मानसिक क्षमता या संज्ञानात्मक क्षमता को वो संदर्भित करता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, उसका शरीर बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी जो समझ है बहुत छोटी है, या फिर कह सकते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति का विकास है वो अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, या उसका विकास जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जो वृद्धि है उसमें केवल संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास के अंतर्गत संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन या प्रकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ये दोनों परिवर्तन इसमें सम्मिलित होते हैं कि संरचना के साथ साथ एक वो काम भी करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पंखा है,
उसको बना दिया गया, उसकी संरचना तैयार हो गई, लेकिन अगर वो चल नहीं रहा है तो बेकार है। एक टीवी है आपके सामने रखा है, वो ढांचा तो पूरा तैयार है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो बेकार है वो। तो इसी तरीके से संरचना और कार्य को आप समझ सकते हैं। तो अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि वृद्धि की एक निश्चित समय सीमा होती है जो कि एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। उदाहरण के लिए वृत्त की लंबाई चौड़ाई एक सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकती है, एक समय बाद रुक ही जाएगी। सामान्य रूप से उसके वजन व संरचना के संदर्भ में भी यही बात कही जाती है कि एक समय बाद वो रुक जाएगी। लेकिन जब हम विकास के अंतर्गत बात करते हैं व्यक्ति के अनुभव की, उसके सोचने समझने की क्षमता की, सामाजिक संप्रेषण कुशलता की, तो ये सारी चीज़ें समय बीतने के साथ साथ और बेहतर होती चली जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि या वृद्धि है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाएगी, जबकि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, प्रत्यक्ष वाह होता है, जबकि जो विकास होता है वो गुणात्मक मात्रात्मक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व वाह्य आंतरिक होता है। अब मात्रात्मक का अर्थ क्या हुआ? मात्रात्मक का मतलब जिसे गिना जा सके, वजन किया जा सके, अथवा जिस परिवर्तन को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं वही मात्रात्मक होगा। जैसे लंबाई को हम सेंटीमीटर या मीटर में माप सकते हैं, भार को ग्राम या किलोग्राम में माप सकते हैं। अब व्यक्ति का शरीर जब बड़ा होगा तो उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होंगे, जाहिर सी बात है, और जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से बाह्य परिवर्तन होते हैं। तो आपकी तीनों चीज़ें आ गई कि मात्रात्मक होता है, इसे सारी चीज़ें वजन की जा सकती हैं, इसे मापा जा सकता है, और ये परिवर्तन वाह्य होते हैं, इसलिए हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जबकि जब बात आती है गुणात्मक परिवर्तन की, तो गुणात्मक में ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं। जैसे मानसिक परिवर्तन हो गया, जिसमें व्यक्ति की समझ है, उसका अनुभव है, या ऐसा कहें कि उसकी जो संपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है या जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इसलिए, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो विकास के अंतर्गत देखिए हमने दो दो रख करके रखा है, मात्रात्मक भी आ गया, प्रत्यक्ष भी आ गया और वाह्य भी आ गया। क्योंकि विकास के अंतर्गत वृद्धि सन्निहित है, विकास के अंतर्गत आपकी वृद्धि सन्निहित है, तो जाहिर सी बात है ये सारे परिवर्तन तो होने लाजमी है। बट कुछ और भी परिवर्तन होते हैं जो कि गुणात्मक होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं और आंतरिक होते हैं। हमने पहले ही बात की कि इसकी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, वो गुणात्मक होंगी, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से माप नहीं सकते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बता सकते हो कि वो पढ़ने में कितना तेज है, वो उसको उसकी तर्क क्षमता कितनी है। अब अगला पॉइंट कि जो वृद्धि है वो मापनीय होता है, जबकि जो विकास है वो मूल्यांकन व इसका अनुभव किया जा सकता है। देखिए अब सिंपल सी बात है कि वृद्धि जब मात्रात्मक होती है तो इसे स्पष्ट रूप से मापा भी जा सकता है, वजन किया जा सकता है, इसकी लंबाई मापी जा सकती है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। और एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि जैसे जब हम दर्जी के पास जाते हैं तो वो हमारे शरीर की माप लेता है और उसी बेस पर हमारे लिए कपड़े बनाता है। जबकि जब बात बुद्धि या मानसिक क्षमता की आती है, जैसे भी हमने पहले ही बात की, तो उसे क्या होता है, उसे हमें अनुभव करना पड़ता है, या हम उसका आकलन कोई स्टैंडर्ड वैल्यू देकर नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई स्पष्ट आंकड़ा ही दे सकते हैं कि उसके पास कितना अनुभव है, उसका दिमाग कितना तेज है, ये सब हम नहीं बता सकते हैं। फिर वही बात एक तरीके से रिपीट हो रही है। तो बस ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो विकास में व्यक्ति का मूल्यांकन ही संभव हो पाता है। अब मूल्यांकन के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कई सारी चीज़ें, उसका मापन तो आ ही जाता है, साथ ही साथ उसका होल असेसमेंट, उसका संपूर्ण प्रत्यक्षण आ जाता है, कई जिसके लिए हम कई सारी विधियों का प्रयोग करते हैं। उसके मूल्यांकन के लिए कई सारी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, और जिसके माध्यम से हम बता पाते हैं कि हाँ व्यक्ति में कितनी क्षमता है और वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, या फिर उसका जो विकास है वो कितना प्रगतिशील है।
तो इसे हम केवल सामान्य शब्दों में तो इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि किसी की मानसिक क्षमता अगर आम जीवन में हम बात करें तो उसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में अगर उसके क्षमताओं को समझना है तो हमें उसका मूल्यांकन करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।